तो 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के करीब 300 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील भी कर दिया है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में इंडोनेशिया और मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी के मुख्यालय आए थे। तो 300 लोग हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। आपको बता दें, ये धार्मिक कार्यक्रम जो 1 मार्च से 15 मार्च के बीच हुआ, इसमें तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में इंडोनेशिया और मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके के तबलीगी जो मुख्यालय है वहां पर इकट्ठा हुए थे। 18 लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको अलग आइसोलेट करके रखा गया है। उनकी रिपोर्ट भी आनी है। लेकिन सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग जो हैं वो तबलीगी जमात के ही थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के करीब 300 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिसके बाद ही स्थिति अभी और ज़्यादा साफ हो पाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वजह से देश में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया था, लेकिन सरकार की अपील की अनदेखी करते हुए निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गए और निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखनी भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि इस जमात में सैकड़ों की तादाद में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी औपचारिकता की वजह से उनकी जांच में देर हुई। मलेशिया के कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 200 के आसपास हैं। थाईलैंड के 30 लोग हैं। किर्गिस्तान के 10-15 लोग हैं। सऊदी को कल सऊदी एम्बेसी ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया। जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर रह गए, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से डिले हो गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नपातुला जवाब दिया गया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है और वहाँ जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी। हालांकि अभी तक किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। इस बीच हजरत निजामुद्दीन दरगाह की तरफ से साफ किया गया कि ना तो दरगाह में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ना ही हजरत निजामुद्दीन दरगाह खुली है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के प्रवक्ता सैयद फरदीन अहमद निजामी के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन दरगाह और तबलीगी जमात के दोनों अलग अलग हैं और हजरत निजामुद्दीन दरगाह का तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। तबलीगी जमात हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास में है। इसकी वजह से कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तबलीगी मरकज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज़ एक अलग है। दरगाह शरीफ के तो सारे गेट्स बंद हैं, आप भी देख सकते हैं। ये मेन जो गेट है ये भी दरवाज़ा बंद है, तो दरगाह शरीफ में बाहर के किसी भी आदमी के आने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे तेलंगाना के 6 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। ये लोग 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में हुए तबलीग जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इनमें से 2 लोगों की तेलंगाना के गांधी अस्पताल में, जबकि 2 की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सभी लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में कोरोना के कुल 81 मामले सामने आए हैं। इनमें से 61 का इलाज जारी है, जबकि 14 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर जा चुके हैं। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये तबलीगी जमात है क्या। दरअसल तबलीगी जमात का मतलब वो संस्था है जो दुनिया भर में सुन्नी इस्लामी धर्म का प्रचार करती है। भारत में इसकी शुरुआत
साल 1926-27 में हुई थी। तब मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने पहली जमात की थी। ये पहली जमात आज के हरियाणा के मेवात इलाके में की गई थी। तब से शुरू हुई तबलीगी जमात से जुड़े लोग दुनिया भर के करीब 150 देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं और इस समय तबलीगी जमात से लाखों मुस्लिम जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात का ज्यादा जोर सुन्नी इस्लामी धर्म के नियमों का सख्ती से पालन कराने पर होता है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बावजूद अलग अलग राज्यों से लोगों का अपने गांव जाने का सिलसिला नहीं थमा। लॉकडाउन के बावजूद कई राज्यों के लोग अपने अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास बिहार के सिवान जिले में ऐसे ही सैकड़ों लोग जमा हो गए। एक बस के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू होकर बस की तरफ दौड़ पड़ी। बस में सीट पाने की होड़ मच गई। भीड़ में पीछे रह गए कुछ लोग समझ गए कि बस में सीट मिलनी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पहले ही बस की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने ना तो कोई मास्क पहना और ना ही किसी को दूरी बनाए रखना ही याद रहा। कुछ ही पलों में बस की सीटें भी भर गईं और बस की छत भी भर गई। देश के कई राज्यों से अपने अपने गांवों तक पहुंचने के लिए निकले लोगों की ऐसी ही भीड़ दिखी, जिनके लिए कई जगहों पर राज्य सरकारों की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया, लेकिन रास्ते में कई जगहों पर लोग ट्रकों और टैंकरों पर यात्रा करते नजर आए, जिसके लिए लोगों को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। यूपी के भदोही में ट्रकों की छतों पर बैठकर बड़ी संख्या में लोग सफर करते दिखे। ऐसी कई गाड़ियां दिखीं जिन पर लोगों ने जान जोखिम में डालकर सफर किया। कुछ ऑटो भी लोगों से खचाखच भरे दिखे। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को बाजू हिलाने तक की जगह न मिले। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों से ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ दिया, जहां से लोगों ने अपने गांवों के लिए पैदल ही सफर शुरू कर दिया। सरकार का दावा है कि हालात संभालने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। रविवार को गृह मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए और राज्यों को हालात से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत फंसे हुए लोगों के लिए राहत शिविरों और खाने पीने के इंतजाम के लिए जिलों के डीसी, डीएम या एसपी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार बनाने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि जो लोग अपने गांवों तक पहुंच चुके हैं उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी मालिक अपने कर्मचारियों को सही वक्त पर बिना किसी कटौती के उनकी तनख्वाह दें और मकान मालिक किसी भी किराएदार से न तो 1 महीने का किराया मांगें और न ही उनसे घर खाली करवाएं। इसके साथ ही लोगों से फिर अपील की गई कि वो लॉकडाउन में अपने घरों से ना निकलें। सरकार उनकी सारी परेशानियां दूर करेगी। शासन ने पूरे इंदौर को अगले 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। इंदौर शहर हाई रिस्क कैटेगरी में आ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। इंदौर शहर में अगले 3 दिन पेट्रोल पंप, दूध, सब्जी और किराना की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, दवा जैसी जरूरी सामान की दुकानें भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही शहर के भीतर आने या फिर बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन के मुताबिक कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी हो गए हैं। साथ ही इंदौर के लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी घर से बेवजह निकला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी है या दूध है, इन चीज़ों को इससे मुक्त रखा गया है। साथ ही साथ अगर किसी को खाने संबंधी समस्या है या किसी हेल्थ संबंधी आकस्मिक समस्या आती है, इसके लिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में हम घर से बाहर न निकलें, उस संकल्प को मजबूती के साथ अमल करने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है, जो कि 3 दिनों का होगा। कोरोना वायरस की वजह से बेहाल इटली में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इटली में अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 98,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए कि शवों को दफनाने से लेकर दूसरे रीति रिवाज का जिम्मा भी सेना को सौंपना पड़ा। सामने आए वीडियो में एक पादरी चर्च के अंदर रखे ताबूतों पर पवित्र जल छिड़कते नजर आए। दफनाने से पहले इनके लिए एक साथ ही प्रार्थना की गई। Via alcuni la porteranno via oggi per andare ai forni crematori di altre province in modo che जरूरी रीति रिवाज पूरे होने के बाद सैनिकों ने इन ताबूतों को दोबारा ट्रकों में रखना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मशीनों की भी मदद ली गई। सभी ताबूतों को ट्रक में रखने के बाद उनको दफनाने के लिए वहां से दूर ले जाया गया। कोरोना वायरस की मार झेल रहे इटली में पिछले 3 दिन में 2,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
क्योंकि ये मजदूर उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों और राज्यों से अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन जिले की सीमा पर ही इन लोगों को रोक लिया गया। इसके बाद उन्हें सड़क किनारे एक साथ बैठा दिया गया और फिर उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया। लोगों ने आंखों में जलन होने की शिकायत की तो उन्हें आंखें बंद रखने के लिए कह दिया गया। पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो, जोर से पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो। इसका पूरा असर मुंह से होता है, आंखें बंद कर लो, पीछे घूम जाओ। बच्चों और महिलाओं पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया जो खतरनाक हो सकता था। इस घटना पर बरेली के डीएम ने ट्वीट कर सफाई दी और मामले में कार्रवाई का भी भरोसा दिया। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर के रामगंज इलाके में सोमवार को 8 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोग पहले से कोरोना से पीड़ित एक मरीज के रिश्तेदार हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 20 पहुंच गई है। राजस्थान में अब तक कोरोना के 79 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से बसे ज्यादा 26 भीलवाड़ा के हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन ने मीडिया समेत कई संस्थाओं को जारी किए गए पास रद्द कर दिए। साथ ही पूरे भीलवाड़ा जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए। क्योंकि भीलवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, हालात ज्यादा न बिगड़े, इसलिए कई गांवों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस काम में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा ग्राम पंचायत के सदस्यों की मदद भी ली जा रही है। अभी तक वहां कोरोना के 26 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 8 का इलाज किया जा चुका है। इस बीच कोरोना के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने वहां 3 अप्रैल से कड़े नियम लागू करने का ऐलान किया। प्रेस के भी पास खत्म होंगे, जितनी समाज सेवी संस्थाएं उनके पास। सड़क पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। यदि कोई नजर आता है, पुलिस सख्ती से उनके खिलाफ उनके पर कार्रवाई करेगी। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने पर प्रशासन ने कुछ और कदम उठाए जाने की जानकारी भी दी और दावा किया कि वहां के ज्यादातर लोगों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। भीलवाड़ा की आबादी करीब 28 लाख है और दावा है कि इन 28 लाख में करीब 27 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्क्रीनिंग के बाद करीब 18,000 लोगों में मामूली सर्दी जुकाम के लक्षण मिले, जबकि 732 लोग कोरोना संदिग्ध पाए गए। इन सभी संदिग्धों को भीलवाड़ा के 20 होटलों में क्वारंटीन में रखा गया है, जबकि होम क्वारंटीन में रखे गए करीब 7,000 लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। यूपी के मेरठ में भी एक दिन में 6 और कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक खुर्जा में कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने से 51 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। टोटल 19 यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। इस परिवार के 51 एडमिट हुए थे, जिनकी सबके टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई हैं और उनमें से 17 पॉजिटिव निकले हैं। देश भर में लॉकडाउन के बीच रेलवे ने रद्द हुई ट्रेनों की टिकटों के पूरे पैसे लौटाने का ऐलान किया। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि 21 मार्च से 14 अप्रैल के बीच रद्द हुई सभी ट्रेनों की टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन से टिकट बुक कराने वाले लोग 3 महीने के अंदर अपने टिकट काउंटर पर जाकर रद्द करवा सकते हैं और इस दौरान टिकट रद्द कराने पर लगने वाला चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, यानी लोगों को पूरे पैसे वापस मिलेंगे। साथ ही जिन लोगों ने पहले ही अपनी टिकट रद्द करवा ली थी, उनकी टिकट पर लिया गया चार्ज भी वापस किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले लोगों के खाते में अगले 2 से 4 दिनों के अंदर पैसे भेज दिए जाएंगे। मुंबई के गोरेगांव में एक इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस ने एक पूरी कॉलोनी को सील कर दिया। इसके साथ ही इस कॉलोनी के बाहर बड़े बड़े बैनर भी लगा दिए गए, जिस पर साफ लिखा था कि इस कॉलोनी में कोरोना के मरीज मिले हैं, इसलिए कॉलोनी में जाना मना है। इस बैनर में ये भी लिखा है कि अगर किसी ने नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में एक अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों की मदद के लिए कुछ रोबोट तैनात किए गए। इलाज के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों के भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा है, जिससे बचने के लिए अस्पताल में खास तरह के कुछ रोबोट तैनात कर दिए गए। रिमोट की मदद से चलने वाले ये रोबोट आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों तक दवाइयां और खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी कोरोना से संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में आने से बच सके। साथ ही ये रोबोट अस्पताल में भर्ती मरीजों के सवालों का जवाब भी देंगे। अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए एक और रोबोट भी तैनात किया गया है, जो उन तक खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाएगा। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में जरूरतमंदों की मदद का जैसा अभियान चल पड़ा है, उसमें लखनऊ के एक दूध कारोबारी ने भी लोगों का ध्यान खींचा।
लखनऊ का ये दूध व्यापारी वहां के इंदिरा नगर और पास के इलाकों में लोगों को रोज उनके घर तक दूध पहुंचा रहा है, ताकि लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर न निकलना पड़े। इसके लिए डेयरी चलाने वाले फैज हसन नाम के एक आदमी ने थैलियों में दूध पैक किया ताकि उन्हें जरूरतमंदों में बांटा जा सके। इस दौरान एक शख्स भी वहां दूध लेने पहुंचा। पहले तो लोग आके यहाँ भी ले जाते थे, हम लोग होम डिलीवरी भी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हम लोग होम डिलीवरी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फैज हसन के पास दूध बाराबंकी से आता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों तक दूध पहुंचाया जा रहा है। एमपी के गुना में पुलिस के जवान लॉकडाउन को लागू कराने के लिए सड़कों पर तैनात हैं, तो घरों में बैठी उनके परिवार की महिलाएं मास्क बना रही हैं। दरअसल बाजारों में मास्क की कमी की वजह से कई पुलिसकर्मियों को बिना मास्क के ही ड्यूटी करनी पड़ रही। ऐसे में इन जवानों की पत्नियों ने ये पहल की है और उन्होंने अपने ही घर में मास्क बनाने शुरू कर दिए ताकि कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को सुरक्षित रखा जा सके। वो हमारे लिए इस महामारी में बाहर इतनी निष्ठा से, पूरी निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी तो थोड़ी सी मदद करें। ये महिलाएं सिलाई मशीन की मदद से लगातार मास्क बनाने में जुटी हुई हैं ताकि अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सुरक्षा कर रहे ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों तक मास्क पहुंचाए जा सकें। गुजरात और राजस्थान के डूंगरपुर बॉर्डर पर 1500 से ज्यादा मजदूरों के इकट्ठा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सीमा पर बैठे ये 1500 लोग राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान, यूपी, हरियाणा में अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ गुजरात पुलिस चाहती है कि ये लोग राजस्थान की सीमा में चले जाएं। दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे निपटने के लिए नगर निगम ने भी सफाई अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। अब दिल्ली के सभी रिहायशी इलाकों और जिन स्कूलों में सरकार खाने का सामान बंटवा रही है, वहां केमिकल का छिड़काव जरूरी कर दिया गया है, जिसकी एक झलक दिल्ली के सेवानगर इलाके में दिखी। वहां एक सरकारी स्कूल में केमिकल का छिड़काव किया गया। रिहायशी इलाकों में भी नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया। मकानों के बाहर रेलिंग, दरवाजे, सीढ़ियां और गलियों को भी सैनिटाइज किया गया। सब 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं। सबसे आपसे यही अनुरोध है, आप घर में रहिए। जितना ज्यादा घर में रहेंगे इस बीमारी से उतना ज्यादा बचाव हो पाएगा। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की ऐसी कई टीमें बनाई गई हैं जो मोटरसाइकिलों पर ज्यादा से ज्यादा इलाकों में पहुंचकर वहां केमिकल का छिड़काव कर रही हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस को बाजार में सब्जी बेचने वालों पर सख्ती दिखानी पड़ी। बुरहानपुर के आदिवासी इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद लोग दुकान लगा रहे हैं। पुलिस ने पहले तो इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दुकानदार नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद दुकानदार अपना सामान छोड़कर भाग गए। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, इसके लिए आरएसएस ने भी जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। कामकाज ठप पड़ने की वजह से वहां कई लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया, जिसे देखते हुए आरएसएस ने मुंबई के एक इलाके में एक कैंप लगाया है, जहां दिन रात गरीबों और मजदूरों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। इस दौरान वहां कई लोग बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते दिखाई दिए। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके के एक आरएसएस स्वयंसेवक के संस्था पर है, जहां पर 24 घंटे गरीबों के लिए खाना बनता है और जो कारीगर हैं और जो हलवाई हैं वो 24 घंटे इसी तरीके से यहाँ पे खाना बनाते हैं। जिस जगह खाना बनाया जा रहा था वहां एक टेबल पर सैनिटाइजर भी रखा दिखाई दिया, जिससे खाना बनाने वाले लोग अपने हाथ साफ करते नजर आए। खाना तैयार होने के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना भी बांटा गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी दिखे। 4000 लोगों का खाना बना रहे हैं 3 दिन से। तो जो लोग डेस्टिट्यूट हैं, जो सड़कों पर हैं, जो विस्थापित हैं, जो मजदूर माइग्रेंट्स जा रहे हैं, तो हमने कंटेनर की भी व्यवस्था की है, हम उनको अच्छे से खाना देते हैं। इसके अलावा गरीबों और मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए कुछ लोग एक गाड़ी में खाना रखते भी नजर आए। जरूरत के काम से घरों से बाहर निकले लोग कई जगहों पर जब आपस में दूरी बनाते नहीं दिखे तो जनता को समझाने के लिए नेताओं को मोर्चा संभालना पड़ा। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी तब ऐसा ही करते नजर आए, जब उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह लोगों की भीड़ होने की जानकारी मिली। फिर तो अनिल वाजपेयी मोटरसाइकिल से ही माइक और स्पीकर लेकर लोगों को समझाने निकल पड़े। एक बैंक के बाहर लोगों की भीड़ देखकर वो समझाने के लिए रुक गए। तमाम लोग जो है वो बाहर नजर आ रहे हैं और यही हमें नजर आ रहे हैं यहाँ के एमएलए अनिल वाजपेयी, जो लगातार माइक और लाउडस्पीकर की मदद से तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने वहाँ मौजूद लोगों से आपस में दूरी बनाकर रखने को कहा। आप लोग डिस्टेंस बना के रखिए सारे लोग। कुछ ऐसा ही अंदाज पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री देवनाथ का बर्धमान में दिखा,
जिन्होंने संक्रमण से बचाने के लिए खुद भी तमाम एहतियात बरते। ममता सरकार में मंत्री देवनाथ ने सड़कों पर निकलकर लोगों से घरों में रहने और बाहर निकलने पर आपस में दूरी बनाए रखने की अपील की। ममता बंदोपाध्याय বাইরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করেছেন, চিকিৎসা করালেই হবে না, 14 দিন বাড়ির মধ্যে থাকতে হবে। अहमदाबाद में कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटी लड़की का उसके परिवार ने शानदार स्वागत किया। घरवाले गेट के दोनों तरफ खड़े हो गए और जैसे ही लड़की अंदर घुसी एक शख्स ने शंख बजाया, दूसरे ने थाली पीटी और बाकी लोग ताली बजाने लगे। लड़की ने भी सर झुकाकर घर वालों का शुक्रिया किया। 14 दिन पहले ये लड़की कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। You need to be at home, but just in case you are to contract this, don't panic, don't get too scared, call the toll-free number or go to an authorized hospital and get yourself checked. कोरोना वायरस से लोगों को आगाह करने के लिए देश भर में कई पुलिस अफसर अब गानों के जरिए उन्हें समझा रहे हैं। यूपी से महाराष्ट्र तक पुलिस वालों का ये नया तरीका लोगों को पसंद भी आ रहा है। और इसी की झलक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिखी, जहां सिविल लाइंस थाने के प्रभारी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जाकर गाने के जरिए लोगों को लॉकडाउन की अहमियत समझाई। इस दौरान लोग अपने घर की बालकनी से तालियां बजाकर पुलिस की मुहिम को समर्थन देते दिखे। वहीं जो लोग पुलिस वालों की सुरीली अपील से भी नहीं सुधरे, उनकी आरती उतारकर बिलासपुर पुलिस ने गलती का एहसास कराया। यूपी के मऊ में भी लॉकडाउन के दौरान एक चौकी इंचार्ज ने गाने के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के संकट से सावधान किया। महाराष्ट्र के पुणे में भी पुलिस ने फिल्म लगान के हिट गाने की धुन पर मराठी गीत तैयार किया, जिसके जरिए लोगों को घर में रहने के लिए समझाया गया। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के अब तक 1100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 की मौत भी हो चुकी। ऐसे में लोगों को घरों से निकलने से रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका में शुक्रवार को 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो जोहानिसबर्ग में राइफल लिए सेना के जवान सड़कों पर उतर आए। हालांकि इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने भी लॉकडाउन के बीच घर से बाहर निकलने की वजह बताई। कुछ देर बाद सेना का सब्र भी जवाब दे गया और एक जवान घर से बाहर निकले एक शख्स को लात और थप्पड़ मारता नजर आया। इलाके में सेना बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद सामान लेने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतने लोग एक साथ खरीदारी करने पहुंच गए कि पुलिस के लिए उनको संभालना मुश्किल हो गया। पुलिस से जब हालात नहीं संभले तब वहां सेना तैनात करनी पड़ी। कोरोना वायरस की वजह से चीन में हुई 3000 लोगों की मौत के आंकड़ों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन में अस्थि कलश की मांग अचानक बढ़ने से वहां हुई मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया गया कि वुहान शहर में पिछले 2 दिनों में 5000 अस्थि कलश मंगवाए गए, जबकि चीन की सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से वहां 3300 लोगों की मौत हुई है। साथ ही वुहान शहर के शवदाह गृहों में राख लेने पहुंचने वाली की संख्या जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे पहले चीन में 2 करोड़ मोबाइल फोन बंद होने के बाद भी लोगों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठे थे। दुनिया भर में कई जगहों पर अर्थ आवर मूवमेंट के तहत रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटें बंद कर दी गई। कोरोना वायरस के खौफ के बीच पृथ्वी को बचाने के लिए शुरू हुई मुहिम में कई देशों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रूस की राजधानी मॉस्को में भी कई मशहूर इमारतों की बत्तियां बुझा दी गईं। लाइटें बुझने की वजह से वहां पूरी तरह अंधेरा छा गया। इस दौरान वहां की ऐतिहासिक चर्च और कई दूसरी इमारतें भी पूरी तरह अंधेरे में डूब गईं। अर्थ आवर के दौरान मॉस्को की लगभग सभी बड़ी इमारतें अंधेरे में डूबी नजर आईं। इस दौरान दुनिया के कई दूसरे देशों में भी ऐसे ही नजारे दिखे।
जर्मनी में भी 1 घंटे के लिए इमारतों की बत्तियां बुझा दी गईं। बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने की इस मुहिम में करीब 180 देश शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं से 100 रुपए पीएम केयर्स फंड में देने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से 100 रुपए पीएम केयर्स फंड में देने की अपील की। साथ ही उन्होंने 10 और लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने छोटे योगदान से एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने 1 लाख रुपए तमिलनाडु में मुख्यमंत्री राहत कोष जबकि 25,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में देने का ऐलान किया। I hope all of you will help the poor and needy in whatever way possible. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस दौरान उन सभी लोगों को कोरोना वायरस के खतरे और बचाव के तरीके भी बताए गए। सरकार ने किसानों को फसल के लिए मिले लोन की किश्त चुकाने के लिए 3 महीने की छूट दे दी। साथ ही उन पर कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तेल कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने कोरोना वायरस से मौत होने पर अपने कर्मचारियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। चीन में हुए एक रेल हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के पहले हफ्ते में भारत में सोशल मीडिया पर समय बिताने के मामले में 87% की बढ़त दर्ज की गई है। लॉकडाउन से पहले भारतीय रोजाना औसत 150 मिनट तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, जो कि लॉकडाउन के बाद 280 मिनट तक पहुंच गया। इस दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों में 75% ने ज्यादातर समय फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप पर बिताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने सोशल मीडिया ऐप पर खबरें और कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगासन करने के कुछ एनिमेशन वीडियो नरेंद्र मोदी ऐप पर डाले गए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रुड़की के एक व्यक्ति के सवाल को शामिल किया था, जिसमें प्रधानमंत्री से उनकी फिटनेस का राज पूछा गया था, जिसके जवाब में पीएम के योग करने के कई एनिमेशन वीडियो इंटरनेट पर डाले गए। कुछ इसी तरह के वीडियो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भी सोशल मीडिया पर डाले गए थे। वीडियो में अलग अलग योगासन करने का सही तरीका तो बताया ही गया है, ये भी बताया गया है कि किस आसन का शरीर के किस हिस्से पर क्या असर होता है। एक दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में रुड़की के एक शख्स का सवाल लिया गया था, जिसने प्रधानमंत्री की फिटनेस का राज पूछा था। नमो ऐप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूं, इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूं। प्रधानमंत्री ने शो में ही कहा था कि वो सवाल के जवाब से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर डालेंगे। मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उसके विषय में कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बुजुर्ग घोड़े से बैंक जाने के लिए निकल पड़े। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें बैंक जाने का कोई जरिया नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने घोड़े पर ही बैंक जाने का फैसला किया और बैंक के लिए निकल पड़े। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा दिखा और इसके बीच वो घोड़े पर बैंक जाने के लिए आगे बढ़ते रहे। इस शख्स ने माना कि बैंक के किसी काम से उन्हें घर से निकलना जरूरी था, लेकिन गाड़ी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने घोड़े पर ही बैंक जाने का फैसला किया। घोड्यावर काय करायला इथे? घोड्यावर घरचे मंडळीचे गोळे आणायचे होते बीपीचे, ते गोळे आणि बँकेत चेक वाटवायचे, त्याच्या पायी आलो होतो घोड्यावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मौजूद भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कोरोना वायरस पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने राजदूतों और उच्चायुक्तों को 5 सुझाव दिए, जिनमें खुद का, अपने परिवार का और अपनी टीम का पूरा ध्यान रखना शामिल है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विदेशों में जहां भी भारतीय फंसे हैं उनके संपर्क में रहा जाए और महामारी के वक्त में उनका मनोबल बढ़ाया जाए। इस बात पर भी नजर रखने को कहा गया कि कौन से मेडिकल उपकरण और कौन सी तकनीक दुनिया में इस्तेमाल हो रही है जिनका भारत में इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने दुनिया भर में पीएम केयर्स फंड के बारे में लोगों को बताने को कहा, ताकि पीड़ितों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम जुटाई जा सके, और यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विदेशों से आने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोरोना वायरस का कोई असर न हो।
लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक परिवार ने गाने गाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए ये तरीका निकाला और बालकनी में बैठकर कई गाने गाए। इसके लिए वहां माइक की व्यवस्था की गई। पहले बेटे ने गिटार बजाते हुए फिल्मी गाने गाए और फिर उनके पिता ने भी गाने गाए। इस दौरान उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी अपनी बालकनी में पहुंचे और उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में सभी के मनोरंजन की इस कोशिश पर लोगों ने तालियां बजाई। तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू। केरल के पालक्काड में लोगों तक सब्जियां पहुंचाने के लिए सीपीएम की छात्र इकाई DYFI की तरफ से एक पहल की गई। इस पहल के तहत सीधे किसानों से सब्जियां खरीदकर कम दाम में लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसका असर दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। सीपीएम की छात्र इकाई DYFI की तरफ से ऐसी कई गाड़ियां इलाकों में घूमकर सब्जियां बेच रही हैं, जहां लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा पसरा है और लोग परेशान हैं। നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാക്ക് നിർത്തുന്നുണ്ട്। इस पहल की वजह से जहां लोगों को कम दाम में सब्जियां घर पर ही मिल पा रही हैं, तो वहीं किसानों को भी इससे फायदा हो रहा है। അവിടുന്ന് തിരിച്ച് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുള്ള സ്ഥലമാണ്। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सैनिटाइजेशन का काम तेज हो गया। वहां कोरोना मरीजों की संख्या 40 से ज्यादा हो गई है। एक दिन पहले ही वहां कोरोना की वजह से एक और शख्स की मौत की खबर भी आई थी, जिसके बाद वहां साफ सफाई का काम तेज हो गया और CRPF के जवानों ने घाटी के रिहायशी इलाकों में सैनिटाइजेशन किया। इस दौरान वहां की हर चीज पर दवा छिड़की गई, साथ ही कोने कोने में फॉगिंग की गई, जिससे इलाके के लोग खुश नजर आए। इसमें हम उसको अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट का भी और CRPF वालों का हम बड़े थैंकफुल है कि उन्होंने यहाँ मुहिम चलाई है सफाई की। जम्मू में भी कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। यही नहीं, पुलिस ने सड़क पर निकलने वाले हर शख्स से पूछताछ भी की। जम्मू में मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ने के कारण प्रशासन अब सख्ती बरतना शुरू हो गया है। पुलिस नाके पर देखिए अब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वायरस की चपेट में आने से राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना से लड़ने के लिए पार्टी दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया, जिसके जरिए पूरे देश के हालात पर नजर रखी जाएगी। और कांग्रेस के दफ्तर में बने इस कंट्रोल रूम से सांसद राजीव साटव और विधायक रह चुके देवेंद्र यादव पल पल के अपडेट सोनिया गांधी को देंगे। यह कंट्रोल रूम पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल की देखरेख में काम करेगा और कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई की जानकारी जुटाएगा और हर दिन के आंकड़े पार्टी आलाकमान को भेजेगा। सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले कोरोना के हालात पर कांग्रेस शासित राज्यों को चिट्ठी भी लिखी थी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रिटायरमेंट के बाद कोरोना से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए एक नर्स आगे आई। रंजना नाम की ये नर्स इसी साल फरवरी में रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर मरीजों की देखभाल करने का फैसला किया। यही वजह रही कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी CMO से इजाजत मिलने के बाद वो अस्पताल जाने लगी, ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज में वो डॉक्टरों की मदद कर सकें। CMO रुद्रपुर को मैसेज करा कि मुझे लिया जाए, उन्होंने उनको उसको मान्य किया और मैं वहाँ पे अपनी सेवा दे रही हूँ आइसोलेशन वार्ड के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नौकरी के दौरान बढ़िया काम के लिए सम्मान पाने वाली रंजना फिलहाल जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नगर निगम ने ड्रोन से ऑफिस परिसर और आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया। राज्य के 23 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है और ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए वहां के नगर निगम परिसर ने सैनिटाइजेशन के लिए ड्रोन की मदद लेने की ठानी और उसकी मदद से पूरे ऑफिस परिसर में केमिकल का छिड़काव किया। ये ड्रोन जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर इमारतों की छतों समेत सड़कों पर और गाड़ियों पर केमिकल छिड़कता रहा। ड्रोन से हो रही सफाई को देखने के लिए वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें कई लोग इसका वीडियो भी बनाते दिखे। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच मुंबई में एक NGO ने जरूरतमंदों की मदद की। लॉकडाउन की वजह से रोज कमाने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिनकी मदद के लिए एक NGO से जुड़े कुछ लोग सामने आए और उन तक खाना पहुंचाया। इसके लिए एक बाइक और 3 स्कूटर पर कुछ लोग सवार हुए और सड़क पर निकल पड़े। ये जगह जगह खुद अपनी गाड़ी से हाईवे पे चल रहे हैं और जो लोग की जरूरत है, जो लोग भूखे प्यासे हाईवे पे चल रहे हैं, उनको ये मदद कर रहे हैं। NGO से जुड़े लोगों ने रास्ते में मिले जरूरतमंदों को खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और मास्क दिए। कल शाम को खाना मिला था? थोड़ा बहुत मिला था, बस थोड़ा बहुत मिला था, ये पुलिस वाले दिए थे थोड़ा।
इस दौरान कुछ ऑटो चालकों को भी मास्क दिए गए ताकि उन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके। मुंबई में 10 लाख से ज्यादा का सैनिटाइजर जब्त किया गया। मुंबई के कांदिवली में पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा का सैनिटाइजर जब्त किया और इसकी कालाबाजारी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री निधि बिष्ट ने सभी लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। मैं न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार वालों और देश की भलाई के लिए प्लीज अपने घरों में ही रहें। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी पेंशन की रकम से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। बिहार के सुपौल में लॉकडाउन के दौरान भी एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग जारी रखने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने कैमरे जब्त कर लिए और प्रोड्यूसर के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के एक अस्पताल को 3 वेंटिलेटर के लिए अपनी सांसद निधि से फंड जारी कर दिया। दिल्ली की सब्जी मंडियों में खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील बेअसर साबित हो रही है। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की अपील की थी। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की दरियागंज सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, भीड़ की वजह से लोगों को चलने में परेशानी हो रही थी। मंडी में खरीदारी के लिए आए कुछ लोग मास्क पहने दिखाई दिए, जबकि कुछ लोगों ने मुंह और नाक को ढकने के लिए कपड़ा तक बांध नहीं रखा था। बहुत फर्क है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज अवेयर। हर बंदा जैसे भी कर पा रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। मंडी के अंदर महिलाएं भी बिना मास्क पहने सब्जियां खरीदती दिखाई दी। यही नहीं, कुछ छोटे बच्चे बिना मास्क के ही वहां घूमते दिखे। हालांकि कुछ दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और मुंह पर मास्क लगाकर सब्जी बेचते नजर आए। हम गैप बना के 1 मीटर का गैप बना के कर रहे हैं, बेच रहे हैं माल। सैनिटाइजर भी है हमारे पास, मास्क भी लगा के, ग्लव्स भी लगा के बेच रहे हैं। पंजाब के लुधियाना शहर की एक मंडी में तो इससे भी बुरे हालात दिखे। सब्जी खरीदने के लिए वहां पहुंचे लोगों से मंडी खचाखच भरी दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े होकर सामान खरीदते दिखाई दिए। यही नहीं, लोगों की भीड़ और गाड़ियों की वजह से वहां जाम लग गया। इस दौरान वहां कई ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 7 मजदूर एक पेड़ पर रहने को मजबूर हो गए। ये मजदूर हाल ही में तमिलनाडु से अपने गांव लौटे थे, जिसके बाद कोरोना वायरस के फैलने के डर से लोगों ने इन मजदूरों को 14 दिन गांव से दूर रहने का आदेश दिया और इनके रहने के लिए एक पेड़ को ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया। मजदूरों के रहने के लिए पेड़ पर ही बिस्तर लगाए गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, यानी कि सभी लोगों के बिस्तर अलग अलग लगाए गए। साथ ही मच्छरदानी का इंतजाम भी किया गया ताकि उन्हें मच्छरों से बचाया जा सके। बताया गया कि पेड़ के पास ही इन लोगों के नहाने और खाने का इंतजाम भी किया गया। कोरोना वायरस से जूझ रहे फ्रांस और इटली के मरीजों को इलाज के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। फ्रांस और इटली में बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस की चपेट में आए कुछ लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जर्मनी भेज दिया गया। बताया गया कि जर्मनी के एक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद फ्रांस ने सेना के हेलीकॉप्टर से 2 बीमार लोगों को इलाज के लिए जर्मनी भेज दिया। जर्मनी में इन दोनों लोगों को हेलीकॉप्टर से उतारते वक्त भी काफी सावधानी बरती गई और एक एम्बुलेंस में रखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में फ्रांस और इटली से कई और लोगों को जर्मनी के इस अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। हालांकि जर्मनी में भी कोरोना वायरस की वजह से 62,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां भी लॉकडाउन लागू है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपभोक्ताओं को फोन रिचार्ज कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के सभी प्रीपेड मोबाइल फोन नंबरों की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। यानी 20 अप्रैल तक रिचार्ज नहीं कराने पर भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल फोन की सेवाएं बंद नहीं होंगी। साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने प्रीपेड मोबाइल फोन ग्राहकों को 10 रुपए का अतिरिक्त टॉक टाइम देने का भी ऐलान किया, ताकि जिन लोगों के मोबाइल फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है वो भी इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए फोन कर सकें। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में एक शादी हुई और इस दौरान सावधानी लेकिन बरती गई। दूल्हा दुल्हन समेत सभी रिश्तेदार चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आए। शादी में ज्यादा जो लोग थे वो शामिल नहीं हुए। लड़का और लड़की की तरफ से खास रिश्तेदारों ने ही शादी में शिरकत की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ने बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत एम्स ने ट्रॉमा सेंटर की पूरी इमारत को कोरोना वायरस अस्पताल में बदलने का फैसला किया। ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल 242 बेड हैं और इसमें 18 बेड और जोड़ने की तैयारी की गई।
मतलब ये कि कोरोना के मरीजों के लिए 260 बेड होंगे, जिनमें 50 बेड आईसीयू के लिए रखे जाएंगे। ट्रॉमा सेंटर में अभी 70 वेंटिलेटर हैं और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी। खबर है कि अस्पताल बनाने के लिए ट्रॉमा सेंटर के मरीजों को एम्स के अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एम्स ने अपनी ओपीडी सेवा पहले ही बंद कर दी। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के बावजूद बेलारूस में फुटबॉल के मैच जारी हैं। हालांकि इस वायरस के फैलने के डर से पूरी दुनिया में खेलों की कई प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। लेकिन बेलारूस में न केवल फुटबॉल के मैच हुए, बल्कि उन्हें देखने बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम भी पहुंचे। कोरोना वायरस की जरा भी परवाह न करते हुए लोग वहां एक दूसरे के नजदीक बैठे नजर आए। हालांकि स्टेडियम में जाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतते हुए लोगों का तापमान मापा गया और उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। वहीं मैच देखने पहुंचे लोगों ने दावा किया कि उनके यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आ सकते। Сюда больные люди не придут, а здоровые и плюс। बताया गया कि 19 मार्च से शुरू हुई बेलारूस प्रीमियर लीग का एक भी मैच अभी तक रद्द नहीं हुआ है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की फिरोजाबाद जेल में 48 कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। कल जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई और फिर कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश जारी किए गए। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए कैदियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल तक की सजा पाए कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए थे। मोदी सरकार ने लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी इसे आगे बढ़ाए जाने की खबरों को गलत बताया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र में सीएम राहत कोष में मदद का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने रकम की जानकारी नहीं दी। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कबूतरों को दाना खिलाया। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में भी पुलिस ने लोगों को उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाई। राजस्थान सरकार ने जयपुर के सभी निजी अस्पतालों को अपनी निगरानी में ले लिया। इन अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जाएगा। यूपी में रामपुर में कंट्रोल रूम में कॉल कर समोसे और पान भिजवाने जैसी बेतुकी मांगे करने वाले लोगों को साफ सफाई के कामों में लगवाकर सजा दी गई। डीएम ने साफ किया कि ये कंट्रोल रूम जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लेकिन इस तरह की गैर जरूरी मांगों से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में देरी होती है। केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने केरल से लगने वाली राज्य की सभी सीमाओं को बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने यह कदम उठाया और कर्नाटक के जो इलाके केरल के वायनाड जिले से लगते हैं, वहां सीमा पर मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। केरल सरकार का आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि केरल से कोई भी गाड़ी कर्नाटक में न जा पाए। वायनाड की तरह कासरगोड जिले से लगने वाली सीमा को भी सील कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस ने वहां से एम्बुलेंस को भी नहीं गुजरने दिया। इस एम्बुलेंस में 70 साल की एक बुजुर्ग दर्द से तड़प रही थी। ड्राइवर ने वहां से एम्बुलेंस निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। केरल के सीएम ने इस पर नाराजगी जताते हुए पीएम को चिट्ठी भी लिखी और आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार के फैसले से केरल में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे एम्स के कर्मचारियों को अस्पताल लाते वक्त नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। आरोप है कि एम्स प्रशासन जिस बस में कर्मचारियों को अस्पताल लेकर आया उसमें जरूरी सावधानी नहीं बरती गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक बस के अंदर एम्स में काम करने वाले कर्मचारी खचाखच बने हुए दिखाई दिए। हालांकि इन कर्मचारियों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन एक ही बस में इतने कर्मचारियों को लाने की वजह से एम्स प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लोगों को एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन एम्स कर्मचारियों को लेकर जा रही इस बस में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। मजदूरों के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियां खोलने के लिए जो शर्तें रखीं, उसे राज्य के कुछ कारोबारियों ने नकार दिया। उनकी दलील है कि इन शर्तों के साथ वो काम शुरू नहीं कर सकते। और कारोबारियों के इस रुख का असर मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आया, जहां न तो फैक्ट्री मालिक पहुंचे और न ही मजदूर। हालांकि पंजाब में कर्फ्यू भी लगा है। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बंद हैं पूरी तरह से। असल में पंजाब की अमरिंदर सरकार ने मजदूरों को सुरक्षित माहौल देने की शर्त पर उद्योग चलाने की मंजूरी दी है। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ है। लेकिन मोहाली और लुधियाना के कई कारोबारियों को ये शर्त मंजूर नहीं।
हमारे पास ना डॉक्टर है, ना डॉक्टरों की टीम है, और लोकल डॉक्टर भी आज उनको दिखाने जाओ तो वो कहते हैं कि हॉस्पिटल चले जाओ। कैसे उनका चेकअप करेंगे? देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच गायक मीका सिंह लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में जरूरतमंदों में खाने का सामान बांटा, जिसके लिए उन्होंने सब्जियों और खाने के सामान से लदे एक ट्रक को वहां मंगवाया और फिर गरीबों में सामान बांटा। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ऐसे में इन लोगों को एक कतार में एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया ताकि सामाजिक दूरी भी बनी रहे और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। खाने का सामान बांटने के दौरान मीका सिंह मुंह को मास्क से ढके दिखे, साथ ही वो एहतियात बरतते हुए दास्ताने पहने हुए भी नजर आए। जसप्रीत बुमराह ने घर पर सफाई का एक वीडियो शेयर किया। जसप्रीत बुमराह ने लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर सफाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और दारुल उलूम देवबंद की एक इमारत को कोरोना वायरस के मरीजों की मदद के लिए देने का प्रस्ताव दिया। चंडीगढ़ में रिहायशी इलाके में घुसे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। इसमें अच्छी बात यह रही कि इस दौरान वहां रह रहे लोगों और वन विभाग की टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3-4 घंटे का जो हमारा ऑपरेशन रहा उसमें बड़ा सक्सेसफुली हम उसको ट्रैंक्विलाइज कर लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बहू को विदा करने गए एक परिवार ने पुलिस वालों पर उन्हें मुर्गा बनाने का आरोप लगाया। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने वक्फ की संपत्ति में रह रहे लोगों का 3 महीने का किराया माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपने सभी वक्फों के किराएदारों की 3 महीने की किराएदारी माफ किए जाने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में लाल किले के पास मौजूद बर्ड मार्केट के पिंजरों में बंद पक्षियों को उड़ा दिया गया। इस बाजार के बंद होने के बाद से इन पक्षियों को खाना पानी नहीं मिल पा रहा था। अगले महीने डीजल गाड़ियों के 40 से ज्यादा मॉडल बाजार से बाहर हो जाएंगे। कई कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो BS4 मानकों वाली डीजल गाड़ियों में बदलाव नहीं करेंगी। दलील है कि इन गाड़ियों को अपग्रेड करने में ज्यादा लागत आएगी और इसका कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। अभी देश में अलग अलग कंपनियों की डीजल गाड़ियों के 86 मॉडल मौजूद हैं, जिनमें 40 से ज्यादा मॉडल बंद हो जाएंगे। अप्रैल से कंपनियां BS6 मानकों वाली गाड़ियों ही बाजार में उतार सकेंगी, इसलिए भी ये फैसला लिया गया है। BS6 और BS4 कार्बन उत्सर्जन के लिए तय किए गए मानक हैं और इन मानकों के आधार पर ही गाड़ियों के इंजन बनते हैं। मतलब ये मानक तय करते हैं कि गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल सकता है और कितने के बाद ये गैर कानूनी माना जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से बेहतर नतीजे आने का दावा करते हुए कम्युनिटी ट्रांसमिशन की खबरों को खारिज किया। हमारा 100वां केस आया और उसके बाद से हमारा 1000वां केस आया, तो उसमें हमें 12 दिन लगे। जो और हमारे से भी ज़्यादा विकसित देश हैं, वहाँ पर किसी देश में 3500, किसी देश में 5000, 6000, किसी देश में इवन 7800, 900 केसेस भी उस सिमिलर पीरियड में पाए गए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सड़कों और इमारतों को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया में कोरोना के अब तक 1300 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद वहां की सरकार ने तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई इलाकों में ड्रोन से दवा का छिड़काव करने का फैसला लिया। एक बड़े ड्रोन में दवा भरकर 200 से 300 मीटर की ऊंचाई से मकानों और सड़कों पर छिड़काव किया गया। ऊंचाई से लोगों के घरों को सैनिटाइज करता हुआ ड्रोन तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस खास ड्रोन को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गई। Obstacle-nya banyak. Nah, akhirnya kami membuat ini menjadi harus benar-benar safety. बताया गया कि इस ड्रोन में एक वक्त में 10 लीटर दवा भरी जाती है, जिसका छिड़काव 1 किलोमीटर तक के इलाके पर किया जाता है। इस काम में इसे 12 मिनट का समय लगता है। वहां के अधिकारियों ने एक दिन में कई किलोमीटर तक के इलाके को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज करने का दावा किया। जयपुर में लॉकडाउन के बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से दिहाड़ी मजदूरों तक खाना पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद मजदूरों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में कई सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए और उन्होंने उन लोगों के लिए खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जो भूखे बैठे हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर खाना बनाने की शुरुआत की गई। कई लोगों को इस काम में लगाया गया। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा भी बरती गई। लोगों ने मास्क पहनकर और एक दूसरे से दूरी बनाकर पूड़ियां तली और सब्जी बनाई। ये जयपुर की सबसे बड़ी रसोई है और ये रसोई उन माइग्रेंट लेबर के लिए भी संदेश है कि आप चिंता नहीं करें, आपको खाना मिलेगा। खाना बनाने और उन्हें पैकेट में भरने का काम अलग अलग किया गया ताकि एक ही जगह पर लोग न बैठ सकें। बताया गया कि पुलिस की मदद से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है।
हरियाणा के फरीदाबाद में 5 दुकानों में आग लग गई और ये दुकानें जलकर राख हो गई। आग पहले मिठाई की एक दुकान में लगी, जिसके बाद मिठाई की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। गैस सिलेंडर में हुए धमाके के बाद आग तेजी से भड़की और पास की दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि दुकानों से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। कई घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। टोक्यो ओलंपिक्स की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अब ये खेल अगले साल 23 जुलाई से शुरू होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स इसी साल होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पिछले दिनों इन्हें टालने का फैसला लिया गया था। सलमान खान ने लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ फार्म हाउस में भांजे आहिल का जन्मदिन मनाया। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलती जुलती एक फर्जी यूपीआई आईडी तुरंत बंद करवा दी। साथ ही इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान एक पुलिस वाले ने एक बुजुर्ग का शुगर का स्तर कम होने पर उन्हें अपने हाथ से रसगुल्ला खिलाया। बुजुर्ग ने परिवार के विदेश में रहने की बात कहते हुए पुलिस को कॉल कर मदद मांगी थी। इन दिनों पुलिस लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा के साथ साथ खुद लोगों की मदद करने में भी जुटी है। रसगुल्ला भी खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं खून भी दे रहे हैं। पुलिस है, प्रशासन है, जहां जिसकी जितनी जरूरत होगी हम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। यूपी और दिल्ली से लौटे हजारों मजदूरों की बिहार के गोपालगंज में मेडिकल जांच की गई। इसके बाद वहां से सभी लोगों को उनके जिलों में बस के जरिए भेज दिया गया। बिहार के रोहतास में गांव लौटे मजदूरों की सेहत की जांच की गई। ये वो मजदूर हैं जो रोजगार के लिए शहरों में रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद खाने पीने की दिक्कत होने पर अपने गांव लौट आए। और जैसे ही ये मजदूर गांव पहुंचे, उनकी मेडिकल जांच की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि कई किलोमीटर का सफर तय कर आ रहे इन मजदूरों में किसी को कोरोना वायरस तो नहीं। इसके लिए सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, जिसने इन मजदूरों का तापमान मापा और कोरोना के लक्षण नहीं मिलने पर उन्हें वहां से जाने दिया। लोग जो आए हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जिसमें टेम्परेचर के अलावा दूसरा कोई लक्षण है कोरोना का, उनको आइसोलेशन में डाला जा रहा है। मेडिकल जांच के दौरान अस्पताल के गेट के बाहर तक मजदूरों की एक लंबी कतार लगी दिखाई दी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी में इन मजदूरों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा कराया गया। इसके लिए सड़क पर गोल घेरे बना दिए गए, जिनमें मजदूर खड़े नजर